लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ अधिकारियों के साथ बैठक कर महाकुंभ की तैयारियों के तीनों दिनों की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा की। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हर सेक्टर में 24 घंटे बिजली और जल पानी आपूर्ति के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रयागराज में ई बसें और शटल सेवाएं लगातार जारी रहें। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी की साइकिल का पंक्चर होना तय है। हमारे बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर होना तय है। वहां से भाजपा के जो हमारे प्रत्याशी चंद्रभान पासवान जी हैं, वो बहुत बड़े अंतर से मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। हम चुनाव घोषणा का उसी दिन स्वागत किए थे और अयोध्या की जनता तो इंतजार कर रही थी कि जब 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए तो उसी के साथ हो जाते। तो चूंकि चुनाव आयोग ने माननीय न्यायालय के समक्ष मामला होने के कारण से उस समय घोषित नहीं किया था, लेकिन अब घोषित हुआ है। जिसका इंतजार था वो खत्म हुआ है। वहां 5 फरवरी को कमल खिलेगा और 8 फरवरी को खिला हुआ कमल विकास का कमल, सुशासन का कमल, सुरक्षा का कमल, गरीब कल्याण का कमल, किसान कल्याण का कमल, नौजवानों के उत्थान का कमल, महिलाओं के सशक्तिकरण का कमल वो खिल जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ स्थित बीएसपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने अपनी पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को पूरे देश भर में पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने कहा कि देश में दूसरी पार्टियों की राज्य सरकारें भी काफी नकल कर रही हैं, लेकिन उन लोगों के प्रति उनकी नीतियां और नीयत साफ नहीं होने के कारण ये सरकारें कोई विश्वास लाभ नहीं दे पा रही। आज के ही दिन दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन, विशेषकर इसे जन कल्याणकारी दिवस, पीपल्स वेलफेयर डे के रूप में मनाते हैं और इस दौरान उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अपने लोगों को बताते हैं जिन्हें यहाँ यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में रही बीएसपी की सरकार में शुरू व लागू भी किया गया है, जिनसे फिर यूपी के खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अकलियतों की स्थिति में काफी कुछ बदलाव भी आया है, सुधार भी आया है। और अब उन योजनाओं की देश में दूसरी पार्टियों की राज्य सरकारें भी काफी नकल कर रही हैं, लेकिन इन लोगों के प्रति उनकी नीति व नीयत साफ नहीं होने की वजह से फिर ये सरकारें इन्हें कोई विशेष लाभ नहीं दे पा रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि मेरी सरकार द्वारा यहाँ मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों एवं विकलांगों आदि के हितों में भी अनेकों नई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू व लागू भी की गई हैं, जिनसे इन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है और जिनसे प्रेरित होकर अब पार्टी के लोग यहाँ फिर से यूपी में व यूपी की तरह पूरे देश में भी ऐसी ही जन कल्याणकारी सरकार बनाने के लिए पूरे जी जान से लगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद ने अयोध्या में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर सपा की जीत का भी दावा किया और बयान देते हुए कहा कि मिल्कीपुर की जनता ने मुझ पर भरोसा जताया, लोगों ने मुझे विधायक बनाने का फैसला किया है। आज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजीत प्रसाद ने नामांकन 2 सेट में दाखिल किया है। एक के प्रस्तावक हमारे लोक विधानसभा के अध्यक्ष श्री पृथ्वीराज
पृथ्वीराज यादव जी हैं और दूसरे के हैं सोहनलाल जी, और 2 सेट में दाखिल हुआ है। देखिए, मैं पहले तो आपको सबको हाथ जोड़कर बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज मैंने नामांकन किया है। मैं सरयू का आशीर्वाद मैंने लिया, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, मैंने राम जी का आशीर्वाद लिया और मैंने यहाँ पे नामांकन दाखिल किया है। मुझे श्री अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाया, श्री अवधेश प्रसाद जी के आशीर्वाद से और मिल्कीपुर की महान 2 तुल जनता के आशीर्वाद से मुझे प्रत्याशी यहाँ बनाया गया था। और मैं आज अभी मैंने यहाँ पे नामांकन किया है और जो 5 तारीख को वोट पड़ना है और 8 तारीख को रिजल्ट आना है, उसमें समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी, उन्होंने आप ही के बिरादरी के प्रत्याशी को खड़ा किया है और नया चेहरा आप भी हैं, नया चेहरा वो भी हैं। कैसा रहेगा ये संघर्ष? देखिए, समाजवादी पार्टी कभी किसी विशेष को लेकर नहीं चलती है, कभी जात पात को देख के नहीं चलती है। हमेशा हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने विकास का कार्य किया है, विकास किया है। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, और मिल्कीपुर आप उठा के देख लीजिए, उसी कार्यकाल में विकास हुआ है। उसके बाद कभी विकास नहीं हुआ है। तो हमारे नेता ने कभी जात पात को लेकर नहीं चला है और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है, अखिलेश यादव जी की साइकिल को देख रही है। कानपुर देहात में अवैध खनन और गौशालाओं की दुर्दशा पर भाकियू महात्मा संगठन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि किसानों ने खनन माफियाओं पर रात में जमीन को तालाब में बदलने का आरोप लगाया है और साथ ही उप जिलाधिकारी ने समस्याओं के शीघ्र आश्वासन भी दिया। समाधान को लेकर देखिए रिपोर्ट। अवैध खनन व गौशालाओं की दुर्दशाओं पर नाराज हुए महात्मा टिकैत संगठन के भाकियू कार्यकर्ता सौंपा संबंधित उप जिलाधिकारी को 7 सूत्री ज्ञापन। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र का है, जहां पर लगातार अवैध खनन की घटनाएं सामने आ रही हैं। लगातार परमिशन के नाम पर अवैध खनन किया जा रहा है। वहीं पर गौशालाओं में गौवंशों की स्थितियां दयनीय होती जा रही है। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लाखों करोड़ रुपए गौशालाओं को सुरक्षित करने के लिए गौवंशों के लिए बहा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन पैसों का बंदरबांट किया जा रहा है। संबंधित इस मामलों को लेकर भाकियू महात्मा टिकैत संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष रजमीर यादव और तहसील अध्यक्ष पीयूष निकेतन ने जिला अध्यक्ष विपिन तिवारी के नेतृत्व में एक 7 सूत्री ज्ञापन उप जिलाधिकारी नीलमय यादव को सौंपा, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो एक विशाल आंदोलन किया जाएगा। वहीं पर बीते दिन 2 ट्रैक्टर अवैध खनन करते हुए तहसीलदार ने पकड़े थे, जहां पर उन्होंने बताया कि तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और पूरे मामले की पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होनी सुनिश्चित हो, जिससे लगातार अवैध खनन की घटनाओं पर अंकुश लग सके। वहीं पर किसान जब अवैध खनन करता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन वही खनन माफिया जब खनन करते हैं तो उन पर कार्रवाई करने में तहसील प्रशासन जिम्मेदार अधिकारी क्यों दोहरी राजनीति करते हैं। संबंधित आरोपों पर किसान संगठन ने कहा कि अगर इन मामलों पर शिकायत नहीं होती है तो वो जल्द विशाल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी तहसील प्रशासन के अधिकारियों को होगी। अब देखना ये होगा कि पूरे मामले पर तहसील के जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्रवाई कर पाएंगे या फिर एक तरीके से किसान आंदोलन का एक विशाल आंदोलन कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील के बाहर चलेगा। विशाल सिंह दत्ता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय के नए कुलपति का स्वागत। कहा, पठन पाठन और शोध कराना होगी पहली प्राथमिकता। कासगंज में एसओजी और सर्विलांस टीम की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 4 शातिर अंतर्राज्यीय बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की 12 बाइक बरामद। महोबा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में पुलिस ने कुकर्मी मौलवी को किया गिरफ्तार। मासूम से कुकर्मी का मौलवी के मोबाइल में मिला वीडियो, पुलिस ने भेजा जेल। शाहजहांपुर के जेल में राज्य महिला आयोग की माननीय सदस्य सुजीता कुमारी ने किया महिला बैरक का निरीक्षण। महिला कैदियों को जेल में कराया जाता है पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता का भोजन। अलीगढ़ में घने कोहरे के कारण हादसा, आपस में कई वाहनों की टक्कर। 100 भेड़ों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से चोटिल। अलीगढ़ में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। 15 कश्मीरियों के दस्तावेजों की जांच जारी। लखनऊ में मंडल आयुक्त ने किया निरीक्षण। नाले के दोनों तरफ 900 मीटर में एलडीए ने विकसित किए पार्क। मंडल आयुक्त ने पार्क का निरीक्षण किया। बरेली में पुलिस को मिली कामयाबी। चोरी के 94 मोबाइल बरामद। फोन मालिकों को बुलाकर दिए गए वापस फोन। झांसी में घर में रखे सिलेंडर में लगी आग। छत से कूदकर लोगों ने बचाई जान। कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। सुल्तानपुर में रामलला के भक्तों का अनोखा अंदाज। स्केटिंग कर पहुंचे अयोध्या। महाकुंभ में स्नान के बाद रामलला के किए दर्शन। फतेहपुर में दिखा दबंगों का कहर। घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटा, जांच जारी।
अमेठी में मामूली विवाद के चलते विवाद, दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। फिरोजाबाद में पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। 255 पेटी हरियाणा की अवैध शराब बरामद। सहारनपुर में कर से परेशान पीड़ित परिवार के समर्थन में भीम आर्मी का प्रदर्शन। फाइनेंस कंपनी के एजेंट से परेशान होकर परिवार के 5 लोगों ने खाया जहर। मिर्जापुर में हर घर नल योजना के होते हुए सड़कों पर बह रहा पानी, कीचड़ भरी सड़कों से लोग परेशान। महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है और कुंभ की नगरी में अजब गजब बाबा पहुंच रहे हैं, चाहे वो छोटू बाबा हो अपने ना नहाने के संकल्प के साथ, और चाहे हमारे साथ आज हैं बवंडर बाबा, जिनका एक अपना अलग संकल्प है, जो कि उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो राष्ट्र हित और सनातन हित की बात कर रहे हैं और हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए किस संकल्प के साथ आप निकले हैं, कब से निकले और क्या संकल्प? हर हर महादेव, जय श्री राम। इंदौर मध्य प्रदेश से हम यात्रा पे है, पूरे देश में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और संकल्प है हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान हिंदुओं द्वारा क्यों। कपूर, अगरबत्ती, फटाके, शादी की पत्रिका, यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट पे हिंदू देवी देवता के फोटो होते, उपयोग के बाद गंदगी में जाते हैं। हिंदू जनमानस इस विषय पे ध्यान दे और अपने चित्र प्रतिमा का अपमान करे, बंद करे। जो ये अपमान हो रहा है जाने अनजाने, जड़ रहेगी तो पेड़ रहेगा, धर्म रहेगा तो देश रहेगा। हमने यात्रा मार्ग में 1,15,000 किलोमीटर में भारत के 25 राज्य में गए, करोड़ों लोगों से व्यक्तिगत मिले, 14 राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है, कई न्यायालयों में याचिका दी है कि ये इस तरह का जो कृत्य हो रहा है वो बंद किया जाए। महाकुंभ में हम इसी उम्मीद आशा के साथ में आए हैं। इस आवाज को सभी अखाड़ों में, सभी संतों में, सभी आप मीडिया के माध्यम से, सभी के माध्यम से पूरे देश में संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो देवी देवता का अपमान हो रहा है चित्र प्रतिमा का, इसको बंद करे। हिंदू जनमानस जिस प्रकार अपने घर में फोटो प्रतिमा लाता है सम्मान से, आस्था के साथ में, जब वो फट जाते हैं या खंडित हो जाते हैं तो उनको सड़कों पे, पीपल के नीचे, नदी में, तालाब पे, यहाँ वहां ना फेंकते हुए, सनातन में 3 संस्कृति में 3 विधान है। पहला है आप उनको अग्नि में भस्म कर दीजिए, दूसरा है उसको आप भूमिगत कर दीजिए, तीसरा कि जिस प्रतिमा में कलर नहीं है, केमिकल रहित है, और उस प्रतिमा को आप जो है कि नदी में प्रवाह कर दीजिए, उसको अपमानित करते हुए ना छोड़े। इसी संकल्प से हम प्रयागराज कुंभ में आप रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। इसके बाद आपका अगला पड़ाव क्या होगा और आप कहाँ रहते हैं? जैसे किसी का आश्रम होता है तो आप जब गाड़ी से चलते हैं तो कहाँ रुकते हैं बीच में? हमने यात्रा शुरू करने के पहले ही इस गाड़ी, जो रथ है, ठंड गर्मी बारिश तीनों मौसम के हिसाब से इसको बनाया है। कैंपिंग टेंट रहता है, हमको बस इस गाड़ी को खड़ी करने को जगह चाहिए, ये खड़ी हो जाती, कैंपिंग टेंट लगा के इसी के नीचे हम सो जाते हैं, धरती बिछा के आसमान ओढ़ के सोते हैं। हम किसी मंदिर, आश्रम, मठ से नहीं आए, हमारे घर से आए हैं, तो हम धरती बिछा के आसमान ओढ़ के सोते हैं। अभी ये रूप हो गए, लेकिन हम साधु के कर्म कर रहे, साधु बने नहीं है। जब तक ये संकल्प पूरा नहीं होगा हम संस्कार नहीं कराएंगे। एक चीज और जानेंगे, अपनी सुरक्षा के लिए आप क्या करते हैं? हमारी सुरक्षा के लिए हम जो नियम बनाए गए हैं भारत सरकार के लिए, मोटर अधिनियम के जो नियम है उसको फॉलो करते हैं। हेलमेट पहनते, राइडिंग किट पहनते, और हमारे साथ में हमारा एक ये शस्त्र रखते हैं, एक माला रहती है और एक भाला रहता है, तो भाला हमारा साथ में हमारे रहता है। अच्छा, एक चीज और जानूंगा, अगर ये संकल्प आपका पूरा नहीं होता है या आपकी बात नहीं मानी तो क्या करेंगे आगे? लाइफ ऑफ मीनिंग है हमारा, हमारी आखिरी सांस तक के हम प्रयास करेंगे कड़ी से कड़ी जोड़ने का, जो कि एक मजबूत चेन बने। जो हम अकेले नहीं कर पाए वो सब मिलके करेंगे, बवंडर करेंगे। वो तो हो रहा है ना, धीरे धीरे हो रहा है। बवंडर बाबा कहना है कि वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे और बवंडर नहीं तो होना है भाई। और जो देवी देवता की फोटो प्रचार सामग्री पे यूज होती है, उसे उस पर उनकी रोक लगाने की मांग है, क्योंकि वो बाद में डस्टबिन में जाती है और उससे जो है अपमान होता है। इसी संकल्प के साथ वो कुंभ नगरी में आए और कुंभ में रह के आस्था के कुंभ में डुबकी भी लगाएंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग कुंभ नगरी से सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो वहीं लखनऊ से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सुलझने की जगह मर्डर मिस्ट्री लगातार उलझ रही है। जानकारी के मुताबिक ओला ड्राइवर की हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस की लापरवाही देखने को मिली, जबकि सर्विलांस की मदद से पता चला कि मृतक की हत्या की गई थी। वहीं मृतक के शव को दोबारा पोस्टमार्टम भी कराया गया। इस पर देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। लखनऊ में 30 दिसंबर की रात को एक हत्याकांड और फिर उसके खुलासे में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और हत्याकांड का खुलासा किया। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि इस हत्याकांड को जिसके लिए अंजाम दिया जाना था वो लोग अभी भी जिंदा हैं। यानी कि जिसको मारने हत्यारे आए थे उनसे चूक हो गई और किसी अन्य व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। आज करीब
15 दिन बाद पुलिस फिर से उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम करा रही है, क्योंकि हत्याकांड में गोली के कोई निशान नहीं पाए गए थे और पुलिस का कहना था कि गोली मारकर ही हत्या की गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट उलझने की वजह से आज दोबारा उस शव को ज़मीन से निकालकर फिर से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, ताकि इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया जा सके। पुलिस ने इस हत्याकांड में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें आफ्ताब, यासिर और कृष्णकांत शामिल थे। पुलिस का कहना था कि आफ्ताब का एक इरफान नाम के व्यक्ति की बेटी से अफेयर था, उसकी जूनियर अधिवक्ता थी। इसी के लिए जब उसकी शादी हो गई तो उसके पिता की मौत के घाट उतारना था, ताकि उसकी प्रेमिका दिल्ली से चलकर लखनऊ पहुंचे और जब पति साथ में आए तो उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाए। इसके लिए आफ्ताब ने 2 लाख की सुपारी कृष्णकांत को दी थी और इसका माध्यम बना था यासिर। 30 तारीख को रेकी करने के बाद जब कृष्णकांत इरफान को मारने पहुंचा तो गलती से वहां पर रिजवान को मौत के घाट उतार दिया गया। खास बात यह है कि जो इरफान है, यानी कि जिसकी हत्या होनी थी, वो एक रेलवे का रिटायर्ड अफसर है और उसकी बेटी अधिवक्ता है। ऐसे में किसी ऑटो ड्राइवर को मौत के घाट उतार देना सवालों को घेरे में ज़रूर आ गया। पुलिस का कहना है कि यह धोखे से की गई हत्या थी, लेकिन ख़ास बात यह है कि एक ऑटो ड्राइवर और एक रेलवे के अफसर को पहचानने में हत्यारों से चूक कहाँ हो गई। शरीर में किसी तरह की गोली ना निकलना अभी सवालों के घेरे में है। दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आएगी ये तो फिलहाल अभी समय बताएगा, लेकिन इस हत्याकांड में पुलिस को कई चौंकाने वाली चीज़ें भी सामने आईं। 30 तारीख के हत्याकांड के बाद पुलिस ने 12 तारीख को इसका खुलासा किया था, लेकिन ये भी एक सच सामने आया कि 9 तारीख को दोबारा हत्यारे उसी इरफान को मौत के घाट उतारने पहुंचे थे। और इसके अलावा हत्याकांड को जब 30 दिसंबर को हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस भी पहुंचे थे ये चेक करने कि आखिर उनसे चूक तो नहीं हो गई, क्योंकि इरफान के घर पे किसी भी तरह का हुल्ला नहीं था, ना तो कोई भी घटना को लेकर वहां पर शोर शराबा था। यानी कि इनको ये महसूस हो गया था कि जिसको ये मौत के घाट उतारना चाहते थे उनसे चूक हो गई है और किसी और को मौत के घाट उतार दिया है। सुपारी किलर कृष्णकांत ने पहचान गलत होने की वजह से इरफान की जगह रिजवान को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इस हत्याकांड के बाद रिजवान का परिवार सड़क पर आ गया है। करीब 4 बच्चों का पिता रिजवान और इसके अलावा अपने भाई जिनकी मौत हो चुकी है उनके बच्चों का भी लालन पालन रिजवान कर रहा था। पुलिस का कहना है कि 30 दिसंबर की घटना के बाद हत्यारों को ये महसूस हो गया था कि पुलिस फिलहाल इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और गोली कांड साबित ना होने की वजह से पुलिस ने इसे हत्याकांड भी नहीं माना और हादसा मानकर चल रही है। यही वजह है कि 9 जनवरी को एक बार फिर कृष्णकांत और उसके साथ यासिर ने, जो इरफान थे जिनको एक्चुअल में वो मारना चाहता था, वो अक्सर टहलने निकलते थे, इसलिए एक बार फिर रेकी की गई और 9 जनवरी को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग की गई। लेकिन इसके पहले ही पुलिस ने तीनों को धर दबोचा। हत्याकांड का खुलासा तो हो गया, लेकिन सवाल अभी भी कई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट किए जाने के बाद भी गोली कांड साबित नहीं होता है तो पुलिस के लिए बड़ी पहेली बनेगी। इसके अलावा एक रिटायर्ड अफसर जिसकी बेटी वकील है और एक ऑटो ड्राइवर को पहचानने में गलती कहाँ हो गई हत्यारों से। तीसरा, वो दरोगा जिसने पंचायतनामा किया उसको जब गोली कांड का निशान क्यों नहीं नजर आया, क्योंकि पोस्टमार्टम से पहले पुलिस खुद पंचायतनामा भरती है, तिल तक के निशान लिखे जाते हैं, चोटों के निशान लिखे जाते हैं। ऐसे में क्या पुलिसिया चूक भी इस हत्याकांड में हुई है? फिलहाल ये मर्डर मिस्ट्री अभी थमने वाली नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कई खुलासे करेगी और इसके अलावा असली वजह भी अभी पुलिस के सामने आना बाकी है। कैमरा पर्सन यास के साथ तौखीर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।